नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी इतिहास को पढ़ रहे थे, इतिहास में प्राचीन भारत को पढ़ा था हमने, फिर मध्यकालीन भारत को पढ़ा था। मध्यकालीन में विशेषकर जो है दो ही हमें देखने होते वंश। एक दिल्ली सल्तनत का जो आता है उसमें 4 वंश रहते हैं, 4 से 5, और उसके बाद जो आता है मुग़ल काल, उसको देखते हैं। जब उत्तर मुग़ल काल मतलब लेटर मुगलास जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है कि वो आधुनिक भारत में हम कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुके होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ें जो हमने मध्यकालीन भारत में स्किप की थी उनको बता रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न कभी कभी उन पर रख देता है। एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य, जो कि मध्ययुगीन भारत का ही हिस्सा रहते हैं, तो उन पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर किंगडम जो आता है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी बन जाए तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। थोड़ा बहमनी पे, थोड़ा क्या जो मुख्य बातें हैं उन पे डिस्कशन कर लिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हरिहर और बुक्का जो कि संगम नाम के व्यक्ति होते हैं, उनके 5 पुत्रों में से 2 पुत्र होते हैं। तो वो क्या करते हैं, 1336 ईस्वी में जो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी बह रही होती है, उसकी जो दक्षिण से सहायक नदी तुंगभद्रा होती है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे इस नगर की स्थापना करते हैं और अपने पापा के नाम पे, अपने मतलब पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना भी करते हैं। मतलब विजयनगर साम्राज्य की नींव डालते हैं कौन, हरिहर और बुक्का। प्रश्न पूछा जाता है कब, 1336 ईस्वी में। और इस वंश का नाम क्या, अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखते हैं। एक संगम वंश अलग है जो कि प्राचीन भारत के अंत समय में आता है, संगम वंश वो अलग है, पूर्व संगम वंश रहता है। ये जो है मध्यकालीन वाला संगम वंश है। हरिहर बुक्का अपने पिता के नाम पर संगम वंश की जो स्थापना करते हैं। तो ये रहता है संगम के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र हरिहर एवं बुक्का हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखते हैं, कि नींव डालते हैं तथा इसका नाम, तथा अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना करते हैं। अब क्या रहता है, जो इधर जो ना दिख रहा हो तो इधर हम कर दे रहे हैं, जो है अपने पिता यहाँ पे रहते हैं, अपने पिता के नाम पर। ठीक, अब जो है क्या करते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है। इस प्रकार जब स्थापना हो जाती है संगम वंश की, तो संगम वंश चलता है। संगम वंश में जो हरिहर होता है वो क्रमशः पहले हरिहर अपना साम्राज्य करते हैं, शासन करते हैं, फिर बुक्का करते हैं, मतलब अपना क्रम से सुनियोजित ढंग से शासन चलाते हैं। तो एक तो बात रहती है, हरिहर जो कहते हैं, हरिहर का मानना होता है कि जो ये दक्षिण भारत है, देख लीजिए ये दक्षिण भारत है, ये कृष्णा नदी निकलती है, गिरती जाके है, इसी में तुंगभद्रा नदी मिलती है। तो हरिहर का मानना होता है कि जो कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग है वो विरूपाक्ष देवता है, उनकी भूमि है, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूँ, मतलब उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। तो इस भूमि को क्या मानते हैं, विरूपाक्ष मानते हैं, विरूपाक्ष देवता की ज़मीन मानते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, कृष्णा होती है, कावेरी भी नीचे, तो और ऊपर गोदावरी है, तो ये क्षेत्र जो काफ़ी दोआब वाला क्षेत्र होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। और इसी रायचूर जो दोआब के क्षेत्र की लड़ाई भी चलती रहती है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की। तो इसमें देखते हैं जो दक्षिण की भूमि भगवान विरूपाक्ष की है,
दक्षिण की भूमि भगवान विरूपाक्ष की है। विरूपाक्ष की आप भगवान या देवता भी कहते हैं, देवता की है। ये कौन मानता है? हरिहर मानता है, हरिहर। इसीलिए हरिहर क्या, अपने को देवता का प्रतिनिधि मानता है, प्रतिनिधि मानता है। अब आगे क्या रहता है? जो बुक्का होता है, इनका पुत्र होता है कंपन, वो जाता है दक्षिण में, वो कंपन है दक्षिण में जाता है। यहाँ पर अड्यार पड़ता है, अड्यार में ही क्या है, एक मदुरई जगह पड़ती है। मदुरई उस समय दक्षिण में फेमस होता है, जो इस समय का समझ लीजिए तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह उसकी राजधानी के आसपास क्षेत्र। तो वही जो है मदुरई में क्या करता है, जीत लेता है। कौन? कंपन। इनका जो पुत्र होता है, बुक्का का पुत्र कंपन जीतता है। और जीतने के बाद जो इसकी विजय पताका है, इनकी पत्नी गंगा देवी वो लिखती हैं किस ग्रंथ में? वो लिखती हैं, ग्रंथ का नाम होता है मदुरै विजयम ग्रंथ। तो प्रश्न पूछा जा चुका है, मदुरै विजयम ग्रंथ किसकी रचना है? तो यह गंगा देवी की है। गंगा देवी कौन होती हैं? कह सकते हो बुक्का की बहू होती हैं या जो कंपन की पत्नी होती हैं। तो इसके बाद इसमें प्रश्न रहता है, बुक्का पुत्र है, ये पुत्र बुक्का पुत्र कंपन की मदुरै विजय पर उसकी पत्नी, मतलब किसकी? कंपन की, उसकी पत्नी गंगा देवी, उसकी पत्नी गंगा देवी विजय मदुरै विजयम ग्रंथ की रचना करती हैं, करती हैं। अब जो है गंगा देवी इंपॉर्टेंट है, मदुरै विजयम इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथ रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे इसके बाद जो आते हैं देवराय प्रथम, इसके सब मतलब शक्तिशाली राजा में से होते हैं एक देवराय प्रथम। इनके समय एक चीज़ बहुत पूछी जाती है, देवराज के समय कौन सा विदेशी यात्री आता है? इटली का चित्रकार होता है, विदेशी यात्री भी रहता है, तो वो आता है निकोलस कोंटी विदेशी यात्री आता है। इनके समय मतलब जो है इनके समय जो कौन? निकोलस कोंटी विदेशी यात्री आता है। लगभग 1420 का समय रहा होगा, ठीक, एडी। अब ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फिर इनके बाद देवराय द्वितीय ये भी प्रतापी शासक होते हैं। इनके समय जो है अब्दुल रज्जाक जो है फारस का राजदूत होता है, फारस का ईरान साइड का राजदूत होता है। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक आता है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि देवराय प्रथम में ये निकोलस कोंटी रहता है और जो द्वितीय में रहते हैं अब्दुल रज्जाक। कभी कभी ऑप्शन में ये भी रखता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड पे ये। अब उसके बाद देखते हैं, इतना इसमें इंपॉर्टेंस फिर रहता नहीं है। फिर जो अंतिम इसके शासक आते हैं विरूपाक्ष होते हैं। ये कौन सा चल रहा होता? संगम वंश चल रहा होता है। जो अंतिम शासक जो हैं, अंतिम शासक जो होते हैं विरूपाक्ष की हत्या कर जो है वीर सिंह, सालू वीर सिंह सालू वंश की स्थापना करता है।
जो है सालू वीर सिंह इनकी हत्या कर सालू वंश की स्थापना कर देता है। सालू वंश की स्थापना करता है, स्थापना करता है। इसके जो दूसरे शासक होते हैं, अब मतलब कौन सा वंश हो गया? सालू वंश। यहाँ पर जो है अब कौन सा वंश आ गया समझिए? सालू वंश होता है। तो सालू वंश के दूसरे शासक कौन होते हैं? सालू वंश के दूसरे शासक इम्माड़ी वीर सिंह होते हैं। इम्माड़ी वीर सिंह होते हैं। अब इम्माड़ी वीर सिंह की हत्या कर, इम्माड़ी वीर सिंह की हत्या कर, जो इनके सेना नायक होता है उसी का पुत्र होता है। इम्माड़ी वीर सिंह की जो हत्या करता है, इम्माड़ी वीर सिंह की हत्या कर कौन आ जाते हैं? वीर जो होते हैं, अब कौन थे? यही जो है वीर नरसिंह होते हैं। सालू वीर सिंह होते हैं। अब जो इनकी हत्या सालू सिंह होते हैं। सालू नरसिंह है ये, ठीक है। और इम्माड़ी नरसिंह है, इम्माड़ी नरसिंह। अब जो है इनके शासक इम्माड़ी नरसिंह, वीर सिंह हटा लीजिए, नरसिंह है, इम्माड़ी नरसिंह। अब इम्माड़ी नरसिंह जो होते हैं, इनकी हत्या कर जो है वीर जो है नरसिंह, जो है वीर नरसिंह किसकी स्थापना करता है? तुलु वंश की स्थापना करता है। तुलु वंश की स्थापना करता है। समझिए, नरसिंह ही नाम है सब, मगर यहाँ पर वीर नरसिंह है, ठीक। तो कहने का मतलब अब कौन आ गया? तुलु वंश आ गया। तो पहला संगम वंश चला था, फिर सालू वंश आया, फर्स्ट संगम सीक्वेंस आ जाता है, संगम वंश, ठीक, जो है सेकंड सुलू वंश, सालू वंश आता है, थर्ड पे तुलु वंश आता है। अब तुलु वंश में कुछ फेमस रहता है। जो तुलु वंश में क्या रहता है? तुलु वंश में वीर नरसिंह जो है उनका शासनकाल इतना चल नहीं पाता है। पहले तो शासक वीर नरसिंह होते हैं, फर्स्ट शासक वीर नरसिंह है। जो इनका छोटा भाई वीर नरसिंह जो होते हैं, ये इनका शासन अशांति से भरा रहता है, कुछ ऐसा विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनका जो है छोटा भाई, इनका छोटा भाई या अनुज कह लो, यंगर ब्रदर समझ लिए, छोटा भाई कृष्णदेवराय होता है। कृष्णदेवराय होता है। अब क्या रहता है कृष्णदेवराय के समय? अब जो कृष्णदेवराय ये काफ़ी प्रतापी शासक होता है। हमने उसमें जिक्र भी किया था कि जब हम उसको पढ़ा रहे थे मुग़ल काल, तो उसमें जो है बाबर जिसने स्थापना की थी मुग़ल वंश की, तो उसने जो है अपने बाबरनामा में कृष्णदेवराय को बताया था दक्षिण का सबसे शक्तिशाली शासक यही कृष्णदेवराय थे। प्रश्न कभी कभी आता है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित हैं? तो तुलु वंश से हैं, ठीक। और कृष्णदेवराय क्या संभालते हैं? 1509-10 में गद्दी संभालते हैं, 1509 के करीब। और 1510 में जो है ये पुर्तगाली भी इनके समय आते हैं, जो कि पुर्तगाली में जो अल्बुकर्क होता है इनका काफ़ी मित्र होता है। कौन? अल्बुकर्क इनका मित्र होता है। अल्बुकर्क जो कि वास्तविक संस्थापक, अभी आगे आधुनिक भारत में देखेंगे, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में अल्बुकर्क को माना जाता है। काफ़ी शक्तिशाली होता है वो, कृष्णदेवराय से मित्र व्रत रहता है। और जो है कृष्णदेवराय का जो है किससे युद्ध होता है? प्रसिद्ध युद्ध इनके, एक युद्ध होता है इनके साथ, गोलकुंडा का युद्ध होता है। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह द्वारा विजयनगर पर आक्रमण करने पर यह जो है कौन? कृष्णदेवराय, यह इनको परास्त करता है।
करता है। अब देखा जाए, जो इन्हें कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। जैसे एक तो है, इनके समय कौन सा आता है, जो इनके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आता है। डोमिंगो पायस आता है, वो इनकी काफ़ी प्रशंसा वगैरह करता है। ठीक, ये रहता है। और कृष्णदेवराय जो इनसे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे इनको जो है दक्षिण में आंध्र भोज की उपाधि दी जाती है। आंध्र भोज की उपाधि होती है। आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त होती है। आंध्र भोज की उपाधि पूछा जाता है, किस वंश के शासक को आंध्र भोज की उपाधि? तुलु वंश, कृष्णदेवराय। ऑप्शन में यदि राजा का नाम आ जाए तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि। लेकिन सातवाहन वंश का ऑप्शन में रखेगा, सातवाहन संबंधित गौतमी पुत्र सातकर्णी इस पर किएगा, क्योंकि उनका जो शासन था सातवाहन वंश का, उन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता था। समझ रहे हैं? तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कहने का मतलब सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता था, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, उस क्षेत्र के, मतलब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो प्रश्न में यदि सातवाहन वंश के शासक आते हैं तो उन्हें आंध्र भोज की उपाधि नहीं दी गई थी, बल्कि कृष्णदेवराय को दी गई थी। ठीक, अब देखते हैं और इनसे संबंधित कुछ बातें हैं, पूछी जाती हैं। इनके समय जो क्या रहता है, 8 जो है तेलुगु कवि रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध तेलुगु कवि इनके दरबार में रहते हैं, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। कह सकते हैं कि 8 तेलुगु जो प्रसिद्ध कवियों का इनके में जो है दरबार में शरण रहती है, तो इन्हें अष्टदिग्गज के रूप में माना गया है। 8 तेलुगु 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि, 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि इनके दरबार में रहते हैं, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टप्रधान नहीं कह सकते हो, अष्टदिग्गज कहेंगे, सबके अलग अलग नाम। अब अकबर में नवरत्न थे, इनके में अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज कहा जाता है। अब क्या है अष्टदिग्गज, इसमें जो सबसे 8 में सबसे प्रसिद्ध जो होते हैं पेडन्ना होते हैं। पेडाना भी कहते हैं। पेडाना सबसे प्रसिद्ध होते हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं, यही विद्वान मतलब कह सकते हो, सबसे प्रसिद्ध पेडाना होते हैं। अब इनके बाद देखते हैं, इससे संबंधित कुछ और इनके तथ्य रहते हैं। जो जब तेलुगु कवियों को इन्होंने आश्रय दिया, काफ़ी मान्यता दी, तो प्रश्न कभी कभी आता है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में, या तुलु वंश में माना जाता है। ठीक, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कृष्णदेवराय के समय माना जाता है। कृष्णदेवराय के शासन को माना जाता है, के शासन में माना जाता है। अच्छा, हरिहर और बुक्का के समय जो है एक सायण आए थे, जो भाष्यकर माने जाते हैं। जो हरिहर बुक्का के समय जो वैदिक ग्रंथों का भाष्यकर करते हैं, वो सायण होते हैं। तो कभी कभी पूछा सायण को किसने आश्रय दिया था? हरिहर और बुक्का ने दिया था। देखा जाए कहीं ना कहीं लोग वैदिक जो धर्म से संबंधित रहते हैं, उन्हीं को आश्रय भी देते हैं, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाते भी रहते हैं। ये तेलुगु में चले जाते हैं, ये क्या नाम है इनका, कृष्णदेवराय, और उधर हरिहर बुक्का में सायण आते हैं। ये प्रश्न आया है एक बार, हरिहर और बुक्का ने वैदिक ग्रंथ भाष्यकर जो सायण
सायण को आश्रय दिया था, को आश्रय दिया था। अब जो रहता है क्या, अब इनके बारे में कुछ इन्होंने, इनकी राजधानी जो रहती है हम्पी रहती है, हम्पी राजधानी है, हम्पी राजधानी होती है। संगम वंश के बाद जो तुलु आता है, सालू आता है, सालू के बाद तुलु वंश, तुलु वंश में राजधानी क्या रहती है, हम्पी, राजधानी हम्पी है। अब हम्पी में ही ये विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण कराते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराते हैं, ठीक, निर्माण कराते हैं, ठीक। और दूसरा इन्होंने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया है, हजारा मंदिर का निर्माण कराया है। तो 2 मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध रहता है, पूछा जाता है। नांगल नगर जो है उसकी भी स्थापना करते हैं, नागल नगर, नागलपुर या नागल नगर जो है, नागल नगर की स्थापना करते हैं। तो इनसे संबंधित जो है कृष्णदेवराय संबंधित हमने जो मुख्य बातें थी वो कर ली। इसके बाद जो है इसके बाद जो आता है सदाशिवराय आते हैं। सदाशिवराय में कुछ इतना है खास होता नहीं है। सदाशिवराय जो कि अंतिम शासक होते हैं, अंतिम शासक किसके, सालू वंश के अंतिम शासक होते हैं। किस वंश के, सालू वंश के। इनका शासन जो है, इनका शासन 1570 तक रहता है, 1570 तक ईस्वी तक रहता है। अब इनका इतना शासन हो जाता है। फिर देखें इसके बाद सदाशिवराय में एक घटना घटित होती है 1565। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत पूछा जाता है। विजयनगर से कृष्णदेवराय से प्रश्न पूछे जाते हैं या इस जो हम बताने जा रहे हैं फैक्ट इससे पूछे जाते हैं। 1565 ईस्वी में तो जो है तालिकोटा जगह होती है, वही जो दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में तालिकोटा जगह होती है। तालिकोटा में 2 ग्राम होते हैं, 2 ग्राम हैं यहाँ पर। तालिकोटा में ही 2 ग्राम है, तालिकोटा में 2 ग्राम है, 2 गांव मतलब 2 ग्राम। 2 ग्राम कौन, राक्षसी कह सकते हो, राक्षस या राक्षसी, और ये तंगड़ी, इसीलिए इन दोनों का नाम मिलकर क्या राक्षसी तंगड़ी कह देते हैं। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या जो है तालिकोटा का युद्ध, दोनों नाम रहते हैं। ये युद्ध होता है। इधर युद्ध में कौन कौन होता है, इधर देखते हैं युद्ध में कौन कौन होता है। इस युद्ध में कौन कौन होता है। इधर तो सदाशिवराय की ओर से जो है राम राय लड़ रहे होते हैं। मंत्री होता है ये, सदाशिवराय की ओर से मंत्री राम राय। ये काफ़ी बहादुर होता है, बहादुर है ये, बहादुर होता है। ये काफ़ी नीतियाँ चलता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है आखिरी तक। अब राम राय के बाद इधर से जो कौन होता है तालिकोटा के युद्ध में इधर से कौन होता है, दूसरी ओर तालिकोटा के युद्ध में बीजापुर, ठीक। फिर बीजापुर के बाद जो है बीदर भी होता है, अहमदनगर, गोलकुंडा। ये सभी मुस्लिम प्रांत एक हो जाते हैं चारों, और ये इनका अकेला पड़ जाता है विजयनगर। युद्ध होता है वर्सेस इनके बीच युद्ध हुआ। कौन जीतता है, ये लोग जीत जाते हैं।
इसी में राम राय की मृत्यु हो जाती है, मतलब हत्या कर दी जाती है, वध कर दिया जाता है, राम राय को मार दिया जाता है। इसी युद्ध में राम राय को मार दिया जाता है, अहमदनगर का शासक मार दिया जाता है। अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके विशेष शासक इतना फिर जाएंगे, अभी इनके बारे में वैसे भी चर्चा करनी है बहमनी वंश में। अब इसी युद्ध में राम राय को मार दिया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो सदाशिव राय होते हैं भाग जाते हैं। भाग के कहाँ पहुँच जाते हैं, ये भाग के दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, दक्षिण में मदुरै वगैरह क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। वहीं पे इनका तिरुमल जो है, तिरुमल सहायता करता है, तिरुमल इनकी सहायता करता है, तिरुमल सहायता करता है। जब इनकी तिरुमल सहायता करता है तो अपना छोटा मोटा शासन करते रहते हैं, लेकिन ये क्या रहता है, बाद में भी कुछ खास इनका रहता नहीं है। तिरुमल ही फिर बाद में इनको हटा के क्या करता है, शासन शुरू कर देता है। ये कह सकते हो सदाशिव राय की तिरुमल शुरू में मदद करता है, बाद में इन्हीं को हटा के अरिकमेड वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार जो है अरिकमेड वंश की सदाशिव राय को किनारे कर तिरुमल अरिकमेड वंश की स्थापना करता है, ये हो जाता है, स्थापना करता है। अब बस क्या रहता है, फिर इसी के जो अंतिम शासक होते हैं श्रीरंगम तृतीय होते हैं, श्रीरंगम तृतीय, ये कह सकते हो विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं। तो अब हमने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लिया, इसमें क्या क्या देखा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो प्रश्न तो एक नॉर्मल यही पूछा जाता है, कभी कभी सीक्वेंस आता है, संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, फिर सालू वंश के बाद जो है कौन सा, तुलुव वंश, तुलुव के बाद अरिकमेड वंश। कृष्णदेवराय का उसमें ज़्यादा पूछा आता है, कृष्णदेवराय के समय कौन आता है, डोमिंगो पायस, इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता ये, लेकिन हाँ आंध्रभोज की उपाधि ये महत्वपूर्ण है, और इन्होंने विट्ठल स्वामी का मंदिर निर्माण कराया, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार जो कुछ चीज़ें हैं इनकी महत्वपूर्ण रहती हैं कृष्णदेवराय में। और अष्टदिग्गज जो है किसके समय थे, कृष्णदेवराय के समय थे। और बाद में क्या रहता है, कृष्णदेवराय से संबंधित बातें जो हमने बताई, और सारी बातें जो है, युद्ध जो कुतुब शाह से होता है इनका युद्ध, वो रहता है। पुर्तगालियों को ये काफ़ी इनसे व्यवहार रहता है, अल्बुकर्क से व्यवहार रहता है। तो कहते हैं कि पुर्तगाली जो है अपनी जो यहाँ पर कोठरी कह सकते हो, फैक्ट्री इनके समय में स्थापित भी करते हैं। अब किस पे आते हैं, बहमनी साम्राज्य पे। बहमनी वंश, बहमनी वंश। अब बहमनी वंश में क्या रहता है, अलाउद्दीन अहमद हसन जो तुर्क अफगान सरदार एक होता है, वो 1347 में तुर्क अफगान शासक अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है, बहमनी वंश की या साम्राज्य की स्थापना करता है, साम्राज्य की स्थापना करता है। अब क्या रहता है, अब इसके बारे में देखें, जो ये क्या रहता है, इसका जो बहमनी अपनी राजधानी को गुलबर्गा बनाता है, इसकी राजधानी
इसकी राजधानी गुलबर्गा होती है, राजधानी गुलबर्गा होती है। ये गुलमर्गा भी लिखा आता है कहीं कहीं। ये क्या है, कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ती है, उत्तरी कर्नाटक में है, उत्तरी कर्नाटक में पड़ती है गुलबर्गा। अब इसके बाद जो कुछ खास नहीं रहता है, मोहम्मद प्रथम आते हैं, फिर फिरोज प्रथम आते हैं, ये सब जो आते हैं कुछ खास नहीं रहता है। लेकिन इनका जो साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहता है, इनके साम्राज्य के पतन का कारण, इनके बाद कौन आए मेन, ये है मोहम्मद प्रथम। ये जो है देख लेते हैं इनके समय ये मुदगल के किले पर आक्रमण करते हैं। ये मुदगल का किला जो है आक्रमण करते हैं, वो किसके, उस समय मुदगल के किले को कौन देख रहा होता है, बुक्का देख रहा होता है। तो इनके और बुक्का के बीच लड़ाई होती है, तो कहा जाता है कि इन्हीं के समय पहली बार बारूद का प्रयोग किया जाता है लड़ाई में। तो मुदगल किले पर आक्रमण करते हैं, मुदगल किले पर आक्रमण के समय ही कह सकते, समय जो है पहली बार बारूद का उपयोग किया जाता है भारत में। किसमें, भारत में है उपयोग किया जाता है। सामने लड़ाई, सामने जो होता है कौन होता है, सामने जो होता है कौन शासक होता है, बुक्का शासक होता है। सामने बुक्का शासक होता है, मतलब बुक्का के विरुद्ध लड़ाई कर रहे होते हैं, या बुक्का शासक के विरुद्ध यह लड़ाई होती है, के विरुद्ध यह युद्ध है, या लड़ाई होती है। अब देखते हैं उसके बाद जो रहता है, उस समय जो देखा जाए बहमनी साम्राज्य है किसमें रहता है, देखा जाए दौलताबाद, गुलबर्गा, और जो देखें बीदर और बरार, इनके ये उस समय जो है बहमनी साम्राज्य इन प्रांतों में होता है। बाद में विभक्त हो जाता है जब 1400 पतन के क्या कारण रहते हैं, पतन में जैसे 1489 में क्या घटित होता है, 1489 में जो बीजापुर में यूसुफ, ये प्रश्न पूछा जाता है, यूसुफ आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट शासक होता है, दूसरा प्रमुख शासक इब्राहिम आदिल शाह होता है। अब जो इब्राहिम आदिल शाह होता है, ये बीदर को अपने अंडर ले आता है, यह बीदर को अपने राज्य में मिला लेता है, मिला लेता है। ये रहता है इसके में। अब प्रश्न में आता है कि आदिल शाही वंश किससे संबंधित है, बीदर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, तो इसमें किससे संबंधित है, बीजापुर से है आदिल शाही वंश। फिर जो आता है दूसरा अहमदनगर, अहमद जो नगर होता है वो अहमदनगर
अहमदनगर में क्या रहता है, ये भी 1489-90 में, 1489-90 में अहमद जो होते हैं, अहमद जो है, अहमद से इसमें इतना मतलब नहीं रहता है शासक से। इसमें जो है मेन क्या रहना चाहिए, कौन से वंश की स्थापना होती है, निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश की स्थापना होती है, ये दूसरा में भी देखेंगे जो है गोलकुंडा कुतुब शाह इसका करते हैं, लेकिन कुतुब शाह इन तरह मायने नहीं रखते हैं। कुतुब शाह स्थापना करते हैं किस वंश की, कुतुब शाही वंश की स्थापना। तो ये रहता है। अहमदनगर किसको मिला लेता है, अहमदनगर में कौन आ जाता है, किसको मिला लिया जाता है, बरार को। बरार जो है अहमदनगर में मिला लिया जाता है, बरार अहमदनगर में मिला लिया जाता है। अब इसमें इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मेन जो है प्रश्न आता है कभी कभी मिलान करने को, जैसे बीजापुर कौन सा आता है, आदिल शाही, फिर गोलकुंडा कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, ये तीन जो है सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत रहती है। अब उसके बाद जो है ये सब हमने बता दिया, जो लगभग यही रहता है। पूरा बहमनी से जो पूछा जाता है तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्थापना कौन करता है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह करता है। गुलबर्गा राजधानी होती है बहमनी की। अब उन्हीं के बाद में इन्हीं की लड़ाई चलती रहती है। मुग़ल काल में भी जो अकबर आता है, खानदेश तो मतलब नहीं होता है। बाद में जो है शाहजहाँ के समय कौन, अहमदनगर चला जाता है, और बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब के क्षेत्र में आ जाता है। तो ये हो जाता है। इसमें से थोड़ा सा जो है हम मुग़ल काल में जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ चीज़ें मुग़ल काल की से इम्पोर्टेंस रख सकती हैं, इनको थोड़ा बताना है। जैसे मुग़ल काल में देखते हैं थोड़ा सा हम बहमनी, उसके बाद जो है मुग़ल काल में थोड़ा सा बताते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसे इम्पोर्टेंस रखती हैं, पूछी जा सकती है, शब्दावलियाँ हैं। जैसे अकबर के समय जो रहता है, अकबर के समय देखते हैं कि वकील होता है, दीवान होता है। तो पहले दीवान नहीं, वकील उसके समय प्रधानमंत्री का कार्य देखता है, मतलब दीवानी का कार्य, सेनापति का कार्य सब जो है वकील देखता है। वकील एज ए प्रधानमंत्री होता है। जैसे मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे, गुप्त साम्राज्य में प्रधानमंत्री, तो उस प्रकार उसके में बैरम खां प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री का पद वकील के रूप में। बाद में क्या करता है, बैरम खां के बाद जो है वो वकील को पद को बांट देता है, जैसे दीवान हो जाता है, मीर बख्श हो जाता है, फिर सद्र और सुदूर मतलब जो धर्म संबंधित होता है उसको कर देता है। तो जो देखते हैं जैसे पहले अकबर के शुरुआती समय वकील प्रधानमंत्री के रूप में होता है। अब बैरम खां की मृत्यु होती है। कहीं ना कहीं अकबर को लगता है कि बैरम खां के पास हमसे ज़्यादा शक्ति बनी जा रही है, विद्रोह इसी चक्कर में होने लगते हैं। तो सोचता है अगला ऐसा कोई बैरम खां जैसा ना हो, तो वो विकेंद्रीकरण कर देता है अपनी शक्ति का। तो बैरम खां जो होता है, बैरम खां की मृत्यु के बाद वो इसको 4 पदों में बांट देता है। तो कौन से हो जाते हैं, दीवान एक हो जाता है, दीवान जिसे वजीर भी कह देते हैं, वजीर दीवान हो जाता है। फिर ये क्या होता है, दीवान के बाद एक और पद आ जाता है, दीवान। फिर एक पद होता है मीर बख्शी का, ये प्रश्न पूछा जाता है, मीर बख्शी क्या था। फिर एक और पद होता है जो है सद्र उल सुदूर, ये जो है सद्र उल सुदूर। तो दीवान क्या रहता है, ये राजस्व का प्रमुख होता है, राजस्व का प्रमुख।
यह मान सकते हो जैसे वित्त मंत्री इस समय है वैसे ही समझो इसकी पावर रहती है। लेकिन बस ये अपने मन से जो है अपनी स्वेच्छा से किसी को जागीर नहीं दे सकता है और किसी को धन संपत्ति नहीं दे सकता है, राजा की अनुमति जरूरी होती है शासक की, ये रहता है। इसके सहायक में जो कौन आ जाते हैं, सहायक में इसके सहायक में देखते हैं दीवानेतन, जो वेतन वगैरह देते हैं वो दीवानेतन आ जाते हैं। वेतन वगैरह, वेतन से संबंधित जो देते हैं, वेतन से संबंधित। और एक होते हैं मुस्तौफी और मुसफ़िर। पहले मुसफ़िर लिखते हैं, मुसर्रिफ और मुस्तौफी। ये मुसर्रिफ और मुस्तौफी क्या होते हैं? मुसर्रिफ जो होता है राज्य की जो है आय व्यय का लेखा जोखा करता है, आय व्यय का लेखा जोखा। और वही जो आगे चल के मुस्तौफी की जो होते हैं जो है मुसरिफ की भी जांच करते हैं। मुसरिफ से ऊपर, ये यहाँ पर लिख दे, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मुस्तफ़ी, ये कौन होते हैं? इसके बाद जो आते हैं ये मुस्तौफी होते हैं। मुस्तौफी यह भी जो क्या है, यह भी राज्य की आय का राज्य की आय संपत्ति की जांच करते हैं। यहाँ तक जो है क्या कह सकते हो, ये मुसर्रिफ से ऊपर इनका पद होता है, मुसर्रिफ से ऊपर इनका पद रहता है। अब देखते हैं इसके बाद मीर बख्शी में क्या रहता है। मीर बख्शी में ये सैन्य प्रमुख होते हैं, सैन्य का सर्वोच्च अधिकारी। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे दीवाने अर्ज अधिकारी, मुगल में, वो दिल्ली सल्तनत में सैन्य का सर्वोच्च अधिकारी। ये नहीं, पूरे सेनापति की शासन व्यवस्था इनके पास होती है, क्योंकि राजा जो दिल्ली सल्तनत काल में भी देखें, राजा सेनापति स्वयं रहता है, वो अपने सहायक के रूप में रखता है, लेकिन वो सेनापति तो स्वयं अकबर अपने को खुद मानते हैं जब युद्ध लड़ने जाते हैं। लेकिन ये मीर बख्शी का पद क्या रहता है, ये सब वेतन निर्धारण करता है, इसी के साइन से जो है, हस्ताक्षर से जो क्या होता है, वेतन निकलता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। और भर्ती कितनी करनी है, क्या करनी है, और उनका जो है रसद कैसे क्या है, उनका खान पान चल रहा है, अनुशासन कैसे सेना का सब मेंटेन रखना होता है, सैन्य का सर्वोच्च अधिकारी। और ये क्या होता है, इसी में एक और देखेंगे, मीर ए सामा होता है। यह दरबार की देखरेख करता है, दरबार की ज़रूरतों को पूरा करता है, मतलब शाही परिवार को कह सकते हो, शाही जो राजा का परिवार होता है, शाही परिवार की देखरेख करता है, देखरेख। तो इस प्रकार देखरेख, तो ये हो जाता है। सद्र उल सुदूर क्या होता है, जो ये क्या होता है, धार्मिक सलाहकार होता है, राजा का, शासक का सलाहकार। यही जब न्याय व्यवस्था को देखता है तो काजी उल कुजात हो जाता है। जब न्याय व्यवस्था में आता है, ये क्या है, जब न्याय व्यवस्था देखता है, न्याय व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था देखने वाले को न्याय व्यवस्था देखता है, उसे तब क्या कहते हैं, इसे काजी उल कुजात। तो इस प्रकार से कुछ रहते हैं। इन्हीं के समय टकसाल का जो देखरेख करता है उसको दरोगा कहा जाता है। और दरोगा है, डाक एक होता है, गुप्तचर का प्रमुख होता है, और जो है पत्राचार्य को इधर उधर करता है, देखता है। तो कुछ खास थे, जैसे मीर बख्शी पूछ लिया जाता है, वजीर क्या होता है इनके में, तो कुछ हमने बता दिए। सद्र उल सुदूर जो है दिल्ली सल्तनत में भी धर्म से संबंधित था, इनके में भी धर्म संबंधित। काजी उल कुजात भी इनके में संबंधित है, उनके में भी वही न्याय व्यवस्था देखता था। दिल्ली सल्तनत से बहुत चीज़ें मिलती हैं मुग़ल काल की। अब जो है देखते हैं अकबर के समय और मुग़ल काल में कुछ चीज़ें। मुग़ल में जो टकसाल
टकसाल थी, मतलब जहाँ सिक्के बनते थे। तो सिक्कों में भी हम देखते हैं कुछ सिक्के जैसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मुहर एक सिक्का होता था, सोने का सिक्का है, मुहर सोने का सिक्का। फिर एक होता था इलाही, इलाही भी सोने का सिक्का होता है। ससनब, 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 संसनब या ससनबी का ऐसे कर इसी तरह का नाम है। जो ये सब कौन से सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के, जो बताते हैं कि अकबर के समय जो सिक्के थे उन पर क्या था, सीता और राम और सीता की मूर्ति उत्कीर्ण थी। और जो जहांगीर के समय है वो सिक्के बनते थे, उसमें बताते हैं कि जहांगीर जो है प्याला लिए उसमें बने हुए, शायद मदिरा का वो प्याला है। तो इस प्रकार जो सोने के सिक्के। फिर इनके में और कुछ मुग़ल काल में सिक्के आते हैं जो देखें, एक जो होता है इनके में चलता है जाके सिक्का रुपया, रुपया शुद्ध चांदी का सिक्का होता है, शुद्ध चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, सिक्का 175 ग्रेन का होता है, ग्रेन ये जो है। फिर इसके बाद जो है रुपया हो जाता है। फिर इनके बाद जो देखते हैं तांबे के सिक्के में, तांबा का सिक्का जो होता है, दाम, दाम तांबे का सिक्का होता है। निसार इनके में तांबे का सिक्का चलता है। और क्या होता है, आना, आना ये है किसके सिक्के हैं, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। जो आना बताते हैं दाम और जो है रुपया के बीच का सिक्का माना जाता है। तो मतलब कह सकते हो ये शब्द जो आ जाते हैं। शाहरुख जो सिक्के कौन चलाता है, बाबर, हमने बताया था चांदी का सिक्का होता है, शाहरुख बाबर चलाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि इलाही सिक्का, इलाही क्या था, सिक्का था ये, ठीक, सोने का। तो इस प्रकार ये अकबर के समय जो टकसाल को अब्दुल समद देखते थे, उसके प्रमुख थे। तो इस प्रकार से हमने कुछ चीज़ें थी ये बता दी जो मतलब मुग़ल काल से संबंधित थी। और भी बहुत सारे कुछ पद थे लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं रखते, ऐसे जो है मीर ए अर्ज है, मीर ए बहर है, इस प्रकार के। जो बहर हमने वहाँ भी बताया था किसमें, नौसेना से संबंधित था। तो इस प्रकार हमने जो देखा मुग़ल को तो हमने पूरी तरीके से फिनिश किया, और साथ ही विजयनगर और बहमनी को परीक्षा उपयोगी दृष्टि से समाप्त किया गया। धन्यवाद, जय हिंद।